बीजेपी की प्रचंड जीत से बाजार में एक रिकॉर्ड तेजी है। सारे इंडाइसेस बहुत ज़बरदस्त मजबूती दिखा रहे हैं। बाजार की ये तेजी यहाँ थमती भी नहीं लग रही है। दरअसल इस जीत के साथ पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प का रास्ता प्रशस्त किया है। इस विकास यात्रा में किसान, युवा शक्ति, नारी शक्ति और गरीबों जैसे 4 मुख्य स्तंभ हैं जिस पे सरकार फोकस कर रही है। मोदी जी ने स्वयं कहा है कि उनके लिए ये 4 प्रकार की जातियां हैं जिन पर उनका सबसे ज़्यादा ध्यान है और जिस पे ही वो फोकस करना चाहते हैं। इससे अलग हटके वो दूसरे इश्यूज़ पे ज़्यादा वो ध्यान नहीं देंगे। तो दरअसल ये चारों जो स्तंभ हैं ये पूरी इकॉनमी को हर तरफ से सामाजिक तौर पे भी समाहित करते हैं, यानी एक टोटलिटी में इसकी बात रखते हैं। तो ये 4 स्तंभ की बात इसीलिए हो रही है। जाहिर है कि इनसे आर्थिक तरक्की की एक रफ्तार बढ़ेगी और इससे बहुत सारी सेक्टर्स और कंपनीज़ को फ़ायदा होगा गवर्नमेंट के एक्शन से। इसका फ़ायदा बाज़ार में भी मिलेगा और उसका फ़ायदा इन्वेस्टर्स को भी मिलेगा, क्योंकि अगर सेक्टर स्टॉक तक बात आएगी तो आपके लिए निवेश का एक मौका भी हो सकता है। इसको कैसे डिकोड किया जाए, जो उन्होंने अपना विज़न रखा, जिसकी वो बातें करते हैं, बातचीत करेंगे पाइपर सिलिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी से। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ी जीत सरकार ने हासिल की। हिंदी बेल्ट में कम से कम बहुत शानदार जीत है। तेलंगाना में कांग्रेस जीती, लेकिन वहाँ भी 9-10 सीटें जीत के अपनी एक उपस्थिति मजबूती से दर्ज करा दी है। आपको याद होगा कि कई रैलीज़ में, कई इश्यूज़ में जब मुद्दों पे चर्चा होती है तो मोदी जी ने एक नई परिभाषा दी थी कि हमारे लिए 4 महत्वपूर्ण जातियां हैं। वो जातियों के संदर्भ में कह रहे थे कि जिसमें एक किसान है, युवा है, नारी है और गरीब है। मुझे इनके लिए काम करना है, इसके अलग मैं कुछ नहीं देखता हूँ। तो इसमें हर एक के लिए जब आप काम करने जाते हैं तो जैसे महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स शुरू की हैं, उसमें से लाडली बहना इन सब का जिक्र होता है जिसको बहुत बड़ा रिस्पांस मिला। गरीबों के लिए मकान, टॉयलेट और तमाम सारी चीज़ें उनके लिए की गई, तमाम उनको रियायतें दी गई। गरीबों के लिए अन्न की योजना पूरी अभी भी चल रही है, अगले 5 साल तक और चलेगी और बहुत सारे काम उनके लिए हैं। इसी तरीके से किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। युवाओं को नौकरी चाहिए तो फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे किया जा रहा है और अभी हम लोगों ने देखा किस तरह जीडीपी में नंबर भी निकल के आए हैं। तो इसमें से 2 चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहता हूँ। एक युवा वाला जो इशू है और दूसरा जो किसान, खेती किसानी से जुड़ा, क्योंकि इन 2 से इकॉनमी के एक बड़ा हिस्सा डायरेक्ट कनेक्ट होता है, जिससे बाज़ार को समझने में मौका मिलेगा। तो इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले तो ये बताइए कि जो ये इतनी बम्पर जीत हुई है और बाज़ार आज उसको बहुत अच्छे से रिसीव कर रहा है, आप लोगों ने ऐसा अंदाजा लगाया था क्या? नीरज जी, मैं सच बता रहा हूँ, हम में से किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। अंदाजा सिर्फ आपने लगाया था। और आपने, जब मेरी पिछले हफ्ते बात हुई और आपने पिछले हफ्ते आवाज अड्डा भी कहा कि जो भी जीत होगी डिसाइसिव होगी, तो मैं कहूंगा कि सारे जो है एग्जिट पोल्स वो फेल हो गए, पर आपका जो एनालिसिस और प्रेडिक्शन था वो राइट हो गया। और मार्केट में भी मुझे नहीं लगता है किसी ने भी अंदाजा इस तरह की जीत होगी उसका लगाया था। आई थिंक एक ही एक्सपेक्टेशन था कि 2-0 हो सकता है, अच्छी सिचुएशन होगी अगर 2-0 हो जाएगा, पूरी तरह से ना हारे कहीं, वो भी एक अच्छा होगा, बस यही एक्सपेक्टेशन था। पर इस तरह की डिसाइसिव क्लियर मेजॉरिटी विक्ट्री का फ्रैंकली नीरज जी आपको भी मालूम है, किसी को अंदाजा नहीं था। और जो उसका इम्पैक्ट है वो आज दिख रहा है मार्केट में। तो अब तो बड़े बड़े लोग टारगेट दे रहे हैं कि यहाँ से लेके मार्च तक, चुनावों तक बहुत बड़े बड़े टारगेट देने की मार्केट कहाँ तक जाएगा। एक सवाल और इसमें, क्या ये जो आज की रैली है मार्केट की, ये अब हमें लगता है कि क्या कंटिन्यूएशन में चलेगी? मार्केट ने इसको इस तरह से रिसीव किया क्योंकि एक बड़ा रिस्क जो होता है पॉलिटिकल रिस्क, अब एक तरीके से वो खत्म हो गया। लोगों को लगता था कि राज्यों के चुनाव के नतीजे कुछ भी आए, लोकसभा में उनको बिलीव था कि रिपीट होगी गवर्नमेंट, लेकिन ये चुनाव जीत के एक तरीके से उस पर मुहर लग गई कि नहीं, अब तो और रास्ता प्रशस्त हो गया है। तो मार्केट इसको क्या वैसे रिसीव करेगा कि अब एक पॉलिटिकल रिस्क जो था वो माइनस कर दीजिए आप? ये पॉलिटिकल रिस्क और उसके साथ में जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है नीरज जी, पॉलिसी रिस्क, कि आप 10 साल से एक तरह की पॉलिसी चला रहे हैं और आपने मार्केट को गाइडेंस दिया है और आप उसी पे काम कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी पॉलिसीज हैं, टैक्स की पॉलिसीज हैं, फिर उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसीज हैं, एमएसपी प्राइसेस की, मनरेगा की, मतलब बहुत इंटीग्रेटेड पॉलिसीज हैं, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है। तो मार्केट ये चाहता था कि ये पॉलिसीज चलती रहे और कहीं ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि सडनली कुछ पॉलिसीज बंद हो जाए या रिवर्स हो जाए। तो मार्केट का जो ये डर था कि अर्निंग्स पे इंपैक्ट होगा पॉलिसी चेंज होने की वजह से, मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस है कि वो तो पूरा निकल गया है, क्योंकि ये जो स्टेट लेवल इलेक्शंस हैं इतने
पास आए हैं यूनियन इलेक्शन से कि जो भी इसका इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली होगा यूनियन इलेक्शंस पे। तो जो पॉलिसी चेंज का रिस्क था वो मार्केट अभी एज्यूम कर रहा है कि अब वो जीरो है एज ऑफ नाउ, और अगले 5 साढ़े 5 साल तक यही पॉलिसीज चलेगी। जनता ने पूरा सपोर्ट दिया इन पॉलिसीज को, और एक बीजेपी को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि ज्यादा रिफॉर्म्स अब वो पुश कर सके जो उनके प्लान्स में है। तो ये थी बिग पिक्चर। अब आते हैं उनके 4 स्तंभ पे, तो एक एक करके लेते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि खेती किसानी पर राज्यों के चुनाव से ये संकेत मिलते हैं कि सरकार का बहुत फोकस है और आगे रहने वाला है। एमएसपी देखिए पिछले कितने 8-9 सालों में काफ़ी बढ़ा दी गई है, और इस बार चुनावों में भी ये देखने को मिला कि किसानों की हर तरह से मदद की गई है। अब ठीक है, उसको हम लोग पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं ले आते, लेकिन इससे दिखता है कि सरकारों को ये समझ में आ गया कि किसान की मदद करनी है, उसको ये इकोसिस्टम देना जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। लेकिन मार्केट में हम लोग इसको जानना चाहते हैं कि अब जब खेती किसानी पे इतना फोकस होगा तो कौन कौन से सेक्टर होंगे, किन स्टॉक्स पे ध्यान रखें लोग जहाँ पे आगे जाते हुए उनको अच्छे मुनाफे हो सकते हैं। जी नीरज जी, इसमें एक पहले से शुरू करते हैं। एक सरकार का बड़ा एजेंडा है कि भारत जो है वो एक फूड सिक्योरिटी रहे हमारी नेशनल लेवल पे। हमने एनर्जी सिक्योरिटी की बात करी और गवर्नमेंट उस पर ऑलरेडी काफी काम कर रही है थ्रू ग्रीन एनर्जी और थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो फूड सिक्योरिटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और अभी भी इतनी बड़ी हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, पर फिर भी वॉलेटिलिटी बहुत है, मौसम पे भी काफी प्रभाव पड़ता है प्रोडक्टिविटी पे, और उसका इम्पैक्ट हमें रेगुलरली दिखता है। कभी राइस पे बैन हो जाता है, कभी एक्सपोर्ट पे बैन हो जाता है, शुगर पे बैन हो जाता है। तो ये इसलिए हो रहा है कि अभी भी फूड सिक्योरिटी 100% नहीं है हमारी, डिस्पाइट द फैक्ट कि लार्ज पार्ट ऑफ जीडीपी हमारा एग्रीकल्चर से आता है। तो सरकार ने ये जान लिया है कि दो चीजें जरूरी है। जीडीपी को अगर ग्रो करना है 7, 7.5, 8% के दर से, तो एग्रीकल्चर को उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दूसरा, हम दूसरे राष्ट्रों पे डिपेंड नहीं कर सकते अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए, तो हमें अपने फूड सिक्योरिटी खुद बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है ये बड़ा मैक्रो ट्रेंड है जो अगले 5 साल में प्ले आउट होगा, जहां पे जैसा सरकार ने ऑलरेडी कहा है कि फार्म इनकम जो है वो डबल होनी चाहिए। जो किसान अभी बना रहे हैं, जितनी उनकी इनकम है वो डबल होनी चाहिए, सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से नहीं, बल्कि इन्फ्लेशन से नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी बढ़ने से, पर हेक्टेयर यील्ड बढ़ने से। और दूसरा जो है, जो फार्मर को फ्रिक्शनलेस क्रेडिट मिले, कि जो फार्मर को डायरेक्ट क्रेडिट मिले बैंक से, नॉट थ्रू इंटरमीडियरीज की कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं या डोमेस्टिक शैडो बैंकिंग लेंडर्स हैं। तो मुझे लगता है ये दो बड़े इनिशिएटिव्स हैं जो अब ये प्ले आउट होंगे, और इसमें फायदा मिलेगा उन कंपनीज को जो फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे काम कर रही है। और उसमें है जैसे फार्म इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर्स, टिलर्स, जो ऑटोमेट करते हैं फार्म्स को। दूसरा, जो फार्म्स को लेंड करती हैं कंपनी, जो डायरेक्टली किसान तक पैसा लोन दे पाएंगे। और तीसरा, जो क्रॉप प्रोटेक्शन और क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, हर्बिसाइड, वीडीसाइड, ये कंपनीज है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी थीम एमर्ज होगी अब अगले 1 साल में। हम देखेंगे कि कैसे जो गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव्स आते हैं इन कंपनीज को सपोर्ट करने में, थ्रू सब्सिडीज या अदर मींस, टैक्स ब्रेक्स के थ्रू भी हो सकता है, जो इन कंपनीज को सपोर्ट करेंगे कि वो फार्मर्स की हेल्प करें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। तो इसमें तो खैर बहुत बड़ा ही सेक्टर हो जाएगा। तो जैसे एक फार्म इक्विपमेंट हो गया, फिर एक फर्टिलाइज़र और केमिकल का हो जाएगा, उसमें ध्यान देंगे। फर्टिलाइज़र केमिकल में भी फर्टिलाइज़र अलग कर लिए, तो केमिकल का ही अपना बहुत बड़ा सेक्टर है। तो इसमें कुछ आप हम लोग हमारे दर्शकों को नाम सुझाइए कि जहाँ जहाँ उनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये कंपनीज हैं। ये फार्म इक्विपमेंट में ऑलरेडी काफी बड़ी कंपनीज हैं जो प्रेजेंट हैं, और ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, हमारे पोर्टफोलियो में ना नहीं भी हो सकती हैं, हो भी सकती है, मैं कोई गारंटी नहीं देता। पर आपने सवाल पूछा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सेक्टर में जो कंपनीज हैं बड़ी, महिंद्रा एंड महिंद्रा है फार्म ट्रैक्टर्स में, एस्कॉर्ट्स, कुबूटा है, ऑलरेडी स्टॉक में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, वीएसटी टेलर्स है जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। फिर आप फर्टिलाइजर्स में आए तो बड़ी कंपनीज हैं उसमें, जीएनएफसी, जीएसएफसी, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, मद्रास फर्टिलाइजर,
हर तरह की कंपनीज हैं जो फर्टिलाइजर, यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोवाइड करती हैं। तीसरी बात हुई क्रॉप प्रोटेक्शन की, तो उसमें ऑलरेडी बड़ी कंपनीज हैं, यूपीएल है, बायर क्रॉपकेम है, धानुका है, और इस तरह की कंपनीज हैं जो क्रॉप प्रोटेक्शन पे ध्यान देती हैं। और ये तो अभी मैं नीरज जी सोच पा रहा हूँ ना, पर अगर इन्वेस्टर्स भी रिसर्च करें तो उन्हें भी काफी बड़ी और छोटी कंपनीज मिलेंगी इस स्पेस में, जो जो किसानों की इनकम बढ़ाने पे फोकस कर रही हैं। और जैसे किसान को इजी क्रेडिट मिलेगा, तो मुझे लगता है इन कंपनीज की डिमांड भी बढ़ेगी, और मुझे लगता है गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट करेगी थ्रू सब्सिडी स्कीम्स की फार्म इनकम बढ़े। ओके, तो ये हो गया प्रोडक्टिविटी बढ़ने का, फार्म इक्विपमेंट, इनकम, इन सब चीज़ों पे। तो किसानी खेती से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं उन पर फोकस रखिए। देखिए, मैं ये सारी चीज़ें इलेक्शन के रिजल्ट से और इलेक्शन के एजेंडे से ड्राइव करके आपके लिए आ सकता हूँ। सुबह से आप बहुत बड़ी बड़ी थीम्स सुन रहे होंगे। अब एक और से उनका जो मुख्य फोकस उन्होंने कहा कि युवाओं की तरफ है। तो युवाओं की जो पहली चाहत है कि उनको नौकरी मिले, और वो एक इशू भी है, बहुत पॉलिटिकल इशू भी है और इकोनॉमी के लिए भी इशू है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार जनरेट हों। तो अगर इसको मार्केट में रेप्लिकेट करें तो फिर कौन से सेक्टर्स होंगे जहाँ पे ये सरकार आगे फोकस करेगी या उसको बढ़ावा देगी? आई थिंक बहुत ऑलरेडी देख रहे हैं हम इसमें कि गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट है, जो उन्होंने स्कीम्स चलाई हैं स्किल ट्रेनिंग की, जहाँ पे काफी हमारे ग्रेजुएट्स हैं जो पुराने एजुकेशन सिस्टम से निकलते हैं, ग्रेजुएट होके बीकॉम, बीए, बीएससी करके, पर उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। तो एक उनका अपस्किलिंग का जो इनिशिएटिव है, मुझे लगता है वो बढ़ेगा, तो कंपनीज जो उस स्पेस में स्किलिंग में फोकस कर रही है कि बियॉन्ड एजुकेशन, बियॉन्ड डिग्री वाली जो एजुकेशन जो हम कहते हैं, पर उसके अलावा जो युवा है जो नौकरियां चाहते हैं, तो उनको कैसे एक थोड़ी इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाए या वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, तो उस स्पेस में जो कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं उनको एक मुझे लगता है फायदा मिलेगा। दूसरा, जो एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार ने लॉन्च करी है, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको कहते हैं, और उसमें भी मैंने देखा काफी चेंजेस किए हैं करिकुलम में, उनको काफी प्रैक्टिकल किया है, अपडेट किया है पुराने करिकुलम से, पुराने सिलेबस के बनिस्बत। तो क्लियरली एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी एक फोकस है कि सेकेंडरी एजुकेशन और एडवांस एजुकेशन को इस तरह से चेंज किया जाए कि जो बच्चे पढ़ के निकले, जो युवा पढ़ के निकले, वो एक एम्प्लॉयबल हो, वो सिर्फ एक डिग्री लेके ना निकले कि डिग्री तो मिल गई पर उस डिग्री का फायदा नहीं है क्योंकि नौकरी नहीं मिल पा रही। तो थ्रू अपस्किलिंग, थ्रू चेंज इन करिकुलम, मुझे लगता है ये 2-3 बड़े इनिशिएटिव्स हैं सरकार के, जो और तीसरा एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है कि जो ये युवा है भटकते नहीं रहें, खो नहीं जाएं, तो एक तो एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स जो है ऑनलाइन ऑफलाइन जो चलते हैं, मुझे लगता है उनको भी फायदा मिलेगा इन सब से। जो नौकरियों के लिए अरेंज करते हैं, जैसे टीम लीज टाइप की कंपनी है या एनआईटी स्किल वाली कंपनी है या और बहुत सारी कंपनी जो अपस्किलिंग में, लेकिन नौकरी का सबसे बड़ा जरिया होता है मैन्युफैक्चरिंग। और अभी हम लोगों ने रिसेंटली जीडीपी में देखा तो बहुत ज़बरदस्त नंबर उसका आया है। तो इस सेगमेंट में भी तो है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो नौकरी देने की कोशिश कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की सरकार का बहुत फोकस है। इस सेगमेंट में आप देखते हैं कि आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी? जी बिल्कुल बनेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने नीरज जी, बिकॉज अभी तक क्या था, सबको लगता था सर्विसेज सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, और पुरानी जो सरकारें थी उनका फोकस था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के थ्रू, कि बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो ओवर स्टाफ हो गए थे, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओवर स्टाफ हो गए थे, और उसकी वजह से वो इनएफिशिएंट हो गए थे। तो मैंने देखा इस सरकार ने एक्चुअली जो जॉब्स हैं वो पब्लिक सेक्टर में कम किए हैं थ्रू वीआरएस, और फोकस किया है कि प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करें जॉब क्रिएशन के लिए। और प्राइवेट सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जो एक इनिशिएटिव है, प्रधानमंत्री जी भी बात करते रहते हैं उसके बारे में, तो वो बहुत ही मेगा इनिशिएटिव्स है। उसको लोग शायद भूल जाते हैं सिर्फ पीएलआई स्कीम देखिए कि ये सोच के कि ये तो सिर्फ छोटा पीएलआई है 4-5 सेक्टर के लिए, पर उसका जो इम्पैक्ट हमने देखा नीरज जी,
डिक्सन जैसी कंपनी है, इंडिया का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ईएमएस प्लेयर है अभी, वो तो इंडियन कंपनी हो गई। उसके अलावा फॉक्सकॉन ने अभी अनाउंस किया $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फिर उसके अलावा अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि एप्पल के जो बैटरीज बनाने वाले हैं कंपनी है केडीआई, वो अब इंडिया में आ रही है क्योंकि एप्पल उनको ला रहे हैं। और वो जो प्लांट लगा रहे हैं उसमें वो उनका एस्टिमेट है कि 7,500 से 8,000 ब्लू कॉलर्ड हाईटेक जॉब्स क्रिएट होंगे। तो ये जो एक एक्सप्लोजन है नीरज जी मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में, जहां पे सरकार फॉरेन ब्रांड्स को कह रही है कि आप हमारे मार्केट में बेचिए अपना प्रोडक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बनाइए यहाँ पे। और इसका नीरज जी अभी भी लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि इकोसिस्टम पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, लोकल जॉब क्रिएशन हो रही है, और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है इन प्रोडक्ट्स का वो तो स्ट्रांग है, पर यही प्रोडक्ट इंपोर्ट होने की बजाय जब भारत में बनने लगेंगे और बन रहे हैं, अब हम पहली बार एक मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं नीरज जी, सालों साल हमने इंपोर्ट की, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एप्पल जैसी कंपनीज $1 बिलियन हर महीने एक्सपोर्ट कर रही है। तो मेरे को लगता है ये मैन्युफैक्चरिंग पे जो सरकार का फोकस है वो बहुत अच्छा है, और काफी ईएमएस स्पेस में कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं और लिस्ट हो रही हैं। मैं कहूंगा टाटा टेक्नोलॉजीज भी जो अभी लिस्ट हुआ वो भी मैं उसी में काउंट करूंगा। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको भी मैं काउंट करूंगा। तो आई थिंक ये बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स, बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनेंगे इंडिया में, और वो काफी कंट्रीब्यूट करेंगे ब्लू कॉलर जॉब्स, बट गुड क्वालिटी ब्लू कॉलर जॉब, जैसे हमने वेस्ट में देखा था, यूएस में, यूरोप में, वैसा ही इंडिया में भी हो रहा है। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है सरकार का जॉब क्रिएशन के लिए। तो इसमें जैसे ईएमएस सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इसमें डिक्सन आ गया, आइकिया, हाँ AIKIO जो फिलिप्स के लिए लाइटिंग बनाते हैं, या केन्स टेक्नोलॉजीज, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जिस पर सरकार का फोकस है। वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। कुछ अनलिस्टेड है जो अब धीरे से आगे लिस्ट होंगी, या कुछ ऑलरेडी लिस्टेड है, उस पर फोकस होगा। जो हाई क्वालिटी ब्लू कॉलर जॉब है, जो कि अभय जी बता रहे हैं, वहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अभय जी, ये सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे लोगों को ध्यान रखा जा सकता है। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी देखिए, 6,000 रुपये का स्टॉक हो गया, और रिजल्ट से पहले ही एक दिन 8% चला था, इतने हाई टिकट साइज होने के बावजूद। तो यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। तो ये दो थीम्स ही मुझे लगता है इसमें निकालना चाहिए कि जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं, ग्रोथ के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकते हैं, और इस पे आप फोकस कर सकते हैं। अभय जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और ये डिकोड करने के लिए कि ये जो जीत है इसको पॉलिटिकली तो छोड़ दें आप, मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट को स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी चाहिए, और फिर जो सरकार का फोकस होता है उससे जोड़ करके आप उसकी कंपनियों में निवेश करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। अभय सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।